Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum viewers. Today I am back again with another video on another literary figure, that is the famous novelist Charles Dickens. Charles Dickens was born on 7th February 1812 in Hampshire, England, and he died on 9th June 1870 in Kent. Dickens is famous writer, novelist, and critic of Victorian age. Although he belonged to a poor family, his father was just a laborer, and he had a huge debt on him which he could not pay. So from his early age, Dickens has to work in the factory since his childhood. क्योंकि फादर उसके अपने कर्ज को अदा नहीं कर सके और जिसकी वजह से डिकन को बहुत अर्ली एज से ही फैक्ट्री में काम करना पड़ा, तो डिकन ने बिटर लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखा। इसी वजह से डिकन ने अपनी राइटिंग में ज़्यादातर जो अपनी सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया, उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसको क्रिटिसाइज़ किया, और आपने चाइल्ड लेबर पर बहुत ज़्यादा लिखा है। इसके अलावा डिकन की राइटिंग, अगरचे डिकन कोई प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने हासिल नहीं की, किसी फॉर्मल स्कूल को नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद आपने 15 नॉवेल्स लिखे, 5 नॉवेला लिखे। इसके अलावा आपके काम में 100 शॉर्ट स्टोरीज़ थी, नॉन फिक्शन आर्टिकल्स थे, चिल्ड्रन लिटरेचर और सोशल रिफॉर्म्स पे आपने बहुत कुछ लिखा है। आपने अपनी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया अपनी राइटिंग के ज़रिए से। डिकन ने जब अपना काम लिखने का आगाज़ किया तो आपने जब पहले अपने स्टोरीज़ लिखी थी, उस वक्त आपने सीरियल की फॉर्म में अपने नावल को पब्लिश करना शुरू किया। तो उस वक्त लोगों को मौका मिला कि सीरियल में वो उन नावल्स को पढ़ते थे, क्योंकि उस वक्त तक इतना ज़्यादा पढ़ने का ट्रेंड नहीं था, लोग इतने ज़्यादा रीडर्स नहीं थे, लेकिन आपके नावल्स की पॉपुलैरिटी की वजह से लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया। 1936 में आपने पिकविक पेपर को सीरियल की फॉर्म में पब्लिश किया। उससे आपको ये होता था कि मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट मिल जाती थी, और दूसरा एक फ़ायदा ये था कि आपको अपने रीडर्स के और अपने ऑडियंस के फीडबैक मिल जाते थे। डिकन ने अपनी राइटिंग में एक ख़ास किस्म की लिटरेरी डिवाइस यूज़ की, जिसे हम कहते हैं क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर वो लिटरेरी डिवाइस है जिसके ज़रिए आप अपने ऑडियंस को सस्पेंस में रखते थे। आपकी वजह से आपने अपनी पिकविक पेपर के बाद क्रिसमस कैरल 1843 में ये नोवेला था, इसको पब्लिश किया। उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट 1837 में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और उसके बाद अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये लंदन और पेरिस की सिटीज़ पर ये नावल लिखा हुआ था, और ये है हिस्टोरिकल फिक्शन, और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसके तकरीबन ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ कि कमर्शियली इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हुई। आपके कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो थे उस टाइम में, लियो टॉल्स्टॉय और जॉर्ज ऑवेल, उनकी आपके बारे में बहुत अच्छे व्यूज़ थे। उनका कहना था वो आपकी रियलिज़म से, प्रोज स्टाइल से, यूनिक कैरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, और उन्होंने आपको इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ऑस्कर वाइल्ड, हेनरी जेम्स और वर्जीनिया वुल्फ की अगरचे राय थोड़ी मुख्तलिफ थी। उनका ये कहना था कि डिकन्स के जो प्लॉट हैं वो इंटरटेनिंग है, उनमें डेप्थ नहीं है, और उसमें सेंटिमेंट्स का यूज़ नहीं है, लूज़ राइटिंग है। उनके ये रिमार्क्स आपकी राइटिंग के बारे में थी। लेकिन उसके बावजूद डिकन्स को पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हासिल हुई, आप बहुत फेमस हुए, सारी दुनिया में आपके नावल्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। आपको स्टार्ट से ही नावल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और आपके जो नावल्स थे, आपने ख़ुद जो नावल्स जिन लोगों को पढ़ा उनमें टोबियस स्मॉलेट, हेनरी फील्डिंग, रॉबिन्सन क्रूसो और अरेबियन नाइट्स जैसी बुक्स आपने खुद पढ़ी थी। 1830 में आपकी मैरिया बेटनेल से आपकी मुलाकात हुई, और उसी पर आपने अपना एक जो डेविड कॉपरफील्ड में जो कैरेक्टर था डोरा का, वो उसी के बेस पर बना हुआ था। लेकिन मारियस के पेरेंट्स क्योंकि विलिंग नहीं थे,
इसी वजह से उन्होंने उसको पेरिस भेज दिया था। डिकन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे। 1832 से उन्होंने, अगरचे उन्हें एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो एक्टिंग करना चाहते थे, मगर उन्हें उस तरह से चांस नहीं मिला। एक बार वो गए भी ऑडिशन देने के लिए, लेकिन उनको कोल्ड था और कोल्ड की वजह से वो अपना ऑडिशन नहीं दे सके। इस वजह से वो एक्टिंग की फील्ड में नहीं आ सके। लेकिन बाद में उन्होंने अपना एक स्टोरी लिखी और वो स्टोरी को एक्ट करवाया और उस पर मुख्तलिफ़ एक्टर्स ने उसको परफॉर्म किया। आपने अपनी राइटिंग में बॉसेस और वॉज का नाम यूज़ किया है, ये इसके बहुत ज़्यादा आपने इसको यूज़ किया है। जब एक प्ले था अ डिनर एट पॉपुलर वर्क 1833 में, उसमें आपने स्टोरी लिखी और उस स्टोरी में आपने इस टर्म को यूज़ किया था। उस वक्त तक आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, आप पॉलिटिकल जर्नलिज़म पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपकी मुलाकात जॉर्ज हॉगर्ट से हुई। उन्होंने आपको इनवाइट किया। आपको इनवाइट करने की वजह ये थी क्योंकि आपकी सर वॉल्टर स्कॉट के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी और सर वॉल्टर स्कॉट को डिकन अपना हीरो मानते थे। इसी वजह से जॉर्ज हॉगर्ट ने आपको अपनी कंपनी में इनवाइट किया और फिर चैपमैन एंड हॉल की कंपनी में, पब्लिशिंग कंपनी थी, उसको आपने ज्वाइन किया क्योंकि उनके जो रॉबर्ट सिम और वहाँ के जो पब्लिशर थे वो ब्रिटिश इलस्ट्रेटर थे, उनको उनकी डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड किया था और इस तरह से डिकन्स को एक चांस मिला वहाँ पर जाने का। और जब वहाँ पर आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो आपने पिकविक पेपर आपका वो सेकेंड एडिशन उसका आपने उस टाइम पर पब्लिश किया। और उसके बाद फिर ओलिवर ट्विस्ट 1837 में और 1839 ये भी सीरियल की फॉर्म में उस वक्त में पब्लिश हुआ। ये आपका ओलिवर ट्विस्ट को बेस्ट स्टोरी माना जाता है और क्योंकि इसमें फ़र्स्ट टाइम चाइल्ड को प्रोटैगनिस्ट के तौर पर बताया गया। इसकी तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ जो थी वो पब्लिश हुई। इसी तरह से पिकविक पेपर की 40,000 से ज़्यादा कॉपीज़ उस टाइम पर पब्लिश हुई। बहुत ज़्यादा ये दोनों स्टोरीज़ पॉपुलर हुई। आपकी जो वाइफ थी कैथरीन डिकन्स, उनकी सिस्टर थी मैरी, वो 17 इयर्स की थी और उसकी डिकन्स के साथ बहुत ज़्यादा उसकी एफिलिएशन थी और उसकी इलनेस की वजह से डेथ हो गई थी, जिस पर डिकन को बहुत ज़्यादा दुख था और उसकी वजह से आपने कुछ अरसे तक राइटिंग को बिल्कुल छोड़ दिया था। इसके अलावा लेकिन सारी दुनिया में डिकन्स की राइटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। वो चाहे इंग्लैंड था, चाहे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, तमाम कंट्रीज़ में आपके नॉवेल्स की पब्लिशिंग हो चुकी थी और लोग आपके नॉवेल्स को स्टडी करते थे। इवन क्वीन उस टाइम की जो विक्टोरिया क्वीन थी, शी वाज़ यंग एट दैट टाइम और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ डिकन्स के नॉवेल्स स्टडी करती थी और रात को उनको वो डिस्कस करती थी। इस अरसे में डिकन को चांस मिला। इन 1844 आप इटली गए, फिर स्विट्ज़रलैंड गए और फ्रांस का भी आपने विज़िट किया। तो आपने इस अरसे में अपनी राइटिंग को भी साथ साथ उसको भी कंटिन्यू करते रहे। डिकन ने अपने 8 सन का नाम हेनरी फील्डन डिकन रखा। उसकी वजह ये थी कि आपको हेनरी फील्डिंग के साथ आपकी बहुत क्लोज़ एसोसिएशन थी। हेनरी फील्डिंग आपको बहुत पसंद थे एज ए नॉवलिस्ट और उनके जो टॉम जॉन्स था उससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, तो इसी वजह से आपने अपने बेटे का नाम उनके नाम पर रखा था। आपके बारे में डेविड कॉपरफील्ड कहते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड आपका वो नावल है जो आपकी पर्सनल ऑटोबायोग्राफी है और उस ऑटोबायोग्राफी के में आपने कमेंट किया कि अंडरनीथ द फिक्शनली समथिंग ऑफ द ऑथर्स लाइफ, सो दिस वाज अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ डिकन। ये डेविड कॉपरफील्ड आपने अपनी पर्सनल लाइफ पर इस नावल को लिखा था। इसके बाद ब्लीक हाउस एंड हार्ड टाइम्स 1851 में पब्लिश हुआ। आपकी मुलाकात विल्किन कॉलिंस से हुई जो कि बहुत क्लोज़ आपके साथ वो प्ले राइट थे और फिर उसके बाद आपने द फ्रोज़न
एक स्टोरी थी, उसको स्टेज परफॉर्म करवाया और उसके लिए कुछ एक्ट्रेस आई और उनमें एक एक्ट्रेस थी एलन टर्मन और नेली टर्नन और नेली रॉबिन्सन। उनके साथ आपकी बहुत क्लोज एसोसिएशन थी, यहाँ तक कि यू लेफ्ट योर वाइफ फॉर हर एंड यू हैड सम टाइम विद हर। और इसी तरह से आपने उसके बाद ट्रैवलिंग पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को गए। दोबारा आपने अमेरिका का विज़िट किया और कनाडा का विज़िट किया। अमेरिका में आपने तकरीबन 1 मंथ स्टे किया और वहाँ आप लेक्चर्स देते रहे। ऑन द रिटर्न आपका एक सैड एक्सीडेंट हुआ कि ट्रेन में आपका एक्सीडेंट हो गया था। उसमें आप तो खुद सेव रहे, लेकिन आपने उस हादसे में बहुत से लोगों की हेल्प की और उससे वापस आने के बाद आपने द सिंगल मैन एक स्टोरी लिखी। उसके बाद अवर म्यूचुअल फ्रेंड 1865, ये वो लास्ट राइटिंग थी जिसको आप कंप्लीट नहीं कर सके। और सेकंड विज़न फिर आपने सेकंड विज़िट किया अमेरिका का और वहाँ पर रॉयल फोर्डो एनर लॉन्गफेलो और जेम्स थॉमसन से आपकी मुलाकात हुई। जून 1870 में आपकी डेथ हुई और आपको पोइट्स कॉर्नर में दफनाया गया। आपके लास्ट वर्ड्स थे ऑन द ग्राउंड। डिकन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। आपने पिकरिस्ट नावल लिखे और आपकी राइटिंग में इन्फ्लुएंस देखा जाता है, जो कि ज़्यादातर आपने उन जिन राइटर्स को पढ़ा, हेनरी फील्डिंग को, इसके अलावा लॉरेंस स्टर्न और टोबियस स्मॉलेट, इनकी राइटिंग का आप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। मेलोड्रामा का आपने आगाज़ किया और आपके बाद मेलोड्रामा पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। वर्जीनिया वुल्फ आपके बारे में कहती हैं कि वी हैव टू रीमोल्ड द ज्योग्राफी ऑफ साइकोलॉजी आफ्टर स्टडीइंग डिकन, कि डिकन को पढ़ने के बाद हमें साइकोलॉजी की ज्योग्राफी को चेंज करना पड़ेगा। दिस वाज ऑल अबाउट डिकन्स।